स्तुतोऽहं यत्त्वया विष्णो ब्रह्मणामेव तारणे प्रार्थनां तां करिष्यामि सत्यां यद्भक्तवत्सलः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आज बात करेंगे बुधदेव का विभिन्न राशियों में फल। नहीं, ये कार्यक्रम वो नहीं है क्योंकि मैंने बुध को सभी राशियों में बिठा दिया है तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि पंडित जी बुध का फल सभी राशियों में बताएंगे। नहीं, आज का कार्यक्रम थोड़ा अलग सा है। बुध किस राशि में बैठे हैं और किस भाव में वो सबसे ज़्यादा अच्छे परिणाम करते हैं उस राशि में बैठ करके, इस विषय पे थोड़ा ट्रिकी आज का कार्यक्रम होगा। इस वजह से कार्यक्रम अंतिम तक देखिएगा और नित्य प्रति कार्यक्रम देखा करिए। आरूढ़ लग्न, उपपद लग्न, आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह शुभ ग्रह बैठे हैं और उनसे दशम स्थान का प्रभाव आपकी कुंडली और आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये तमाम कार्यक्रम मैंने बनाए हैं। शनिवार को लाइव आता हूँ रात्रि 8:15 पे। जन्माष्टमी बीत गई पर हमारे यहाँ छठी मनाई जाती है, छठीहार जिसको बोलते हैं। उस दिन बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, तो इस वजह से मैं कार्यक्रम के ही माध्यम से आप लोगों को बता दूं। बीच में मुझे मेरे गांव जाना पड़ेगा और अभी मैं वर्तमान में लखनऊ में हूं। यहां से अब हम लोग नित्य प्रति अगर कोई पर्सनल भी मिलना चाहता है तो मिलकर आ सकता है, मिल सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। साथ ही साथ एक बात और भी है, इस वर्ष से मैंने एक नई चीज़ चालू की है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त वाराणसी के गंगा जी के किनारे जो पिशाच मोचन मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, वहाँ पे सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध का, इसमें काशी के विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सामूहिक पिंडदान की प्रक्रिया होगी। आप अगर उसमें शामिल होना चाहते हैं तो बहुत निम्न स्तर के शुल्क दे करके, जो बिल्कुल ही वाजिब है, उतने ही पे आप निश्चित रूप से हमारे पितरों के जो पितर हैं भगवान नारायण, उनके गोद में आकर के ये काम कर सकते हैं, ये पुण्य का काम कर सकते हैं। ये इस बार मैं पहली बार शुरू कर रहा हूँ, आगे इसको और भी बढ़ाऊंगा और सबसे निम्न स्तर पे, ताकि उसमें मेरा पैसा ज़्यादा लगे, आपका धन कम लगे। इस तरफ मैं इस गति में आगे बढ़ रहा हूँ। और त्रिपिंडी श्राद्ध पितृपक्ष में होगा। आश्विन माह मात्र 15 दिन बचा हुआ है। ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष, आज एकादशी हो गई, 15 दिन के बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष खत्म हो जाएगा, फिर आश्विन माह शुरू हो जाएगी जिसमें पितृपक्ष में ये काम होगा। अगर आप में से कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है तो निश्चित रूप से संपर्क कर सकता है और उसकी बहुत विस्तृत जानकारी आपको मैं फ़ोन पे बता दूंगा। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय पे लेके आता हूँ, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बात थोड़ी गंभीर है, बहुत सटीक है और बिल्कुल सामान्यतया अगर आपकी कुंडली में मेष, सिंह और धनु राशि में बुधदेव बैठे हैं और अगर वो सूर्य के साथ बैठे हैं तो ये सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट और श्रेष्ठ परिणाम करते जाते हैं। मतलब बुद्धिमान होना, धनवान होना, सुखी होना, लेखन अच्छा हो, सुंदर मुखाकृति हो, व्यापारिक विचारों वाला नहीं हो और लाभ और हानि को बहुत ज़्यादा विचार में रखने वाला नहीं हो, ये उत्कृष्ट होता है। मतलब इसके अच्छे परिणाम सूर्य और बुध के जन्म कुंडली के मेष, सिंह और धनु राशि में देखने को मिले हैं। बुध अस्त हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अस्त के साथ वक्री हैं तो थोड़े कठिन हो जाएंगे। इस वजह से अगर ये इन राशियों में बैठे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितने अच्छे परिणाम मेष, सिंह और धनु राशि में बुधदेव को करते देखा गया है, उतने अच्छे परिणाम बाकी के किसी भी राशि में करते नहीं देखा गया है, यहाँ तक कि कन्या में भी नहीं। कई बार वो आपको कुछ उल्टे उटपटांग परिणाम करते देखे जाएंगे, पर मेष, सिंह और धनु के बुधदेव 100% अच्छा परिणाम करते देखे गए हैं। ये बात मान करके चलना है और आकाटीय सिद्धांत सूत्र है। इसमें आपको इसकी आप प्रशंसा कुछ भी कर सकते हैं, लेखन हो, कवि हो, मैनेजमेंट करना हो, ग्रास्प कैपेसिटी हो, वाणी का प्रभाव हो, धन का प्रभाव हो, व्यापारिक विचार हो, ये सब अच्छे संतुलित रहते हैं।
दूसरे नंबर पे वृष, उसके बाद कन्या, मतलब 2 में 4 जोड़ दीजिए 6 और 6 में 4 जोड़ दीजिए 10। ऐसे इसको ऐसे समझते हैं, पेन कहाँ गया, ऐसे जैसे 1 में 4 जोड़ दिया तो 5, 5 में 4 जोड़ दिया तो 9, तो अच्छा मिल गया। उसके बाद 2 में 4 जोड़ दिया तो 6 और 6 में 4 जोड़ दिया तो 10। यहाँ वो सामान्यतया ठीक ठाक परिणाम करते हैं, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, बुद्धि, लब्धि क्षमता, ग्रास्प कैपेसिटी आदि आदि, सामान्यतया। और निम्न स्तर का परिणाम 3 में 4 जोड़ दिया 7 और 4 जोड़ दिया 11, निम्न स्तर का परिणाम करते हैं। यहाँ वो कई बार कुंठित, कमज़ोर, निकृष्ट, बुद्धिहीन या मति से भ्रम परिणाम देते हैं। सबसे कमज़ोर 4, 4 में जोड़ दिया 8 और 4 और जोड़ दिया 12, मतलब 4 4 का योग। इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। 4 नंबर में अगर बुध बैठे हैं, ये शत्रु की राशि है, वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो रोगी बना देंगे, 12वें भाव में मीन राशि में हो जाते हैं। तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कि मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में बुधदेव 100% अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं, जबकि वृष राशि में, कन्या राशि में और मकर राशि में सामान्य परिणाम करते देखे गए हैं। मतलब ये सामान्य परिणाम करते हैं, न्यूट्रल सा। जबकि 3 नंबर और 7 नंबर और 4 जोड़ दिया तो 11 नंबर में निम्न से भी निम्न स्तर पर परिणाम करते हैं, क्योंकि यहाँ वो नीचाभिलाषी हो जाते हैं। यहाँ वो बुध की अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, गौण राशि है, और कन्या राशि में वो एक तरफा परिणाम दे देंगे, या तो बहुत अच्छा या तो बहुत कमज़ोर, ऐसा। मतलब बुद्धिमान है तो बहुत ज़्यादा है, और एक तरफा या तो खाली किताबी ज्ञान लेके बैठा है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो ऐसा वो कन्या राशि में करते देखे गए। कई बार वो शत्रु को शत्रु और कभी भी उसको मित्र बनाए ही नहीं। अगर जो मित्र बन गया तो उसको, उसके साथ वो उसका नुकसान कर रहा है, फिर भी वो उस पर विश्वास उतना ही कर रहा है। तो कई बार यहाँ के ऐसे परिणाम देखे गए हैं। लेकिन नुकसान और निगेटिव परिणाम कर्क राशि, वृश्चिक राशि में स्वास्थ्य से और मीन राशि में भी स्वास्थ्य से। चूंकि बुध वात, पित्त और कफ तीनों के कर्ता धर्ता होते हैं, कारक होते हैं, इस वजह से यहाँ वो निर्णय भी गलत देते हैं, स्वास्थ्य में परेशानी देते हैं और कई बार बुद्धि लब्धि क्षमता को भी कमज़ोर करते हैं। तो भगवान, मैंने आपको जो बात बताई है इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से आप यूँ समझ लीजिए कि अगर वो ग्रह, अब इसको आप कैसे समझेंगे कि आपकी कुंडली में बुध कैसा परिणाम कर रहे हैं, तो उदाहरण देता हूँ। अगर बुध यहाँ अकेले बैठेंगे तो निम्न से भी निम्न परिणाम करेंगे, लेकिन अगर चूंकि यहीं पे गुरु बैठ जाएंगे तो ये और अच्छे हो जाएंगे और फिर ये बेहतर परिणाम करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ बुध बैठे हैं अकेले तो निम्न स्तर का परिणाम करेंगे, लेकिन अगर यहीं मंगल बैठ जाएंगे तो ये अच्छे परिणाम करने वाले हो जाएंगे। मतलब अब उनकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे ग्रह पे भी हो जाएगी। अगर यहाँ बुध अकेले बैठे हैं तो निम्न स्तर का परिणाम करेंगे, लेकिन अगर यहीं चंद्रमा बैठ जाएंगे तो ये बेहतर परिणाम करने वाले हो जाएंगे। मतलब बुध का परिणाम किसके ऊपर आश्रित हुआ? चंद्रमा के ऊपर। जबकि अगर बुध अकेले मेष राशि में बैठे हैं, मंगल नहीं भी बैठे हैं, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ सिंह राशि में बैठे हैं, सूर्य नहीं भी बैठे हैं, तो भी वो उससे भी बढ़िया परिणाम करेंगे। अगर यहाँ धनु राशि में गुरु नहीं भी बैठे हैं तो भी बुधदेव आपको परिणाम 100% करेंगे। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पे बुध अकेले बैठे हैं तो सामान्यतया, अगर यहाँ बैठे हैं तो व्यापारिक विचार दे देंगे, मतलब व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा, और यहाँ पे वैसे ही नीचाभिलाषी होंगे तो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इतनी सी बात थी। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं, जो शिवपुराण से था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आप दोनों मेरी भक्ति करिए और मैं आप लोगों को सृष्टि के पालन और सृष्टि के निर्माण का अधिपति बना देता हूँ या आपको भार दे देता हूँ, पर आप ब्रह्मदेव के अंगों से एक और भी रुद्र का अवतार होगा, रुद्रावतार, जो मेरे ही सदृश होगा। पद्म पुराण में भगवान शिव के बारे में एक बड़ी अच्छी बात आई। जो बाणासुर थे ना, बाणासुर, वो शिव के ही सदृश हो गए थे। इन्होंने इतनी तपस्या की थी। बाणासुर इतने, ये राक्षस कुल में पैदा हुए, मतलब हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के वंश में थे, और बाणासुर इतने भगवान के शुद्ध विशुद्ध भक्त हुए कि वो साक्षात शिव जी के ही सदृश हो गए थे। तो शिव के ही जैसे रुद्र, भगवान शिव को रुद्र कहा गया, रुद्रावतार, तो वो ब्रह्मदेव के अंगों से उत्पन्न होंगे, ऐसा भगवान शिव ने ब्रह्मदेव से कहा है।
कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी वाले कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप लोगों का इंतज़ार मैं करूंगा लाइव सेशन में, जो शनिवार को आता हूं रात्रि 8:15 पे। अब मैं थोड़ा व्यवस्थित हो रहा हूं, तो धीरे धीरे छोटे छोटे कार्यक्रम जो ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं वो मैं तीनों चैनल पे डालूंगा। मतलब मूल चैनल जो नकुल पाराशर ज्योतिषी लक्ष्य का है, दूसरा राशि फल विथ नकुल पाराशर का है, और एक कुंडली विश्लेषण विथ नकुल पाराशर वाला है। तीनों चैनल पे मतलब जाएगा। आप कहीं से भी वो तीनों कार्यक्रम देख सकते हैं। तीनों चैनल पे एक ही कार्यक्रम जाएगा जो विशेषतया ग्रहों के राशि परिवर्तन पे होगा, और छोटे छोटे कार्यक्रम ये बनाऊंगा कि आज का दिन मेष राशि के लिए कैसा है, वृष राशि के लिए कैसा है। ये छोटे छोटे क्लिप आप लोगों को मिलेंगे, इस वजह से उसका इंतजार करिए, जल्दी ही वो लेकर के प्रस्तुत होने वाला हूँ। फिलहाल मैंने जो बात बताई है, वाराणसी में अश्विन माह में कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में जो काम शुरू करने वाला हूँ, उसके लिए आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी, और आप लोग निश्चित रूप से उसमें सहभागी बने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।